हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्काई हाई एकेडमी। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो पहले हम बात करेंगे शिल्प उत्पादन की। शिल्प उत्पादन का अर्थ है मूर्तियां बनाना या हाथ से जो भी चीज़ बनती है, ईंटें बनाना, बर्तन बनाना, बाट बनाना, हथियार बनाना। तो ये सब काम शिल्प उत्पादन कहलाता है और ये सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हुआ करते थे। इसके अवशेष मिले हमें चनहूदड़ो नामक स्थान पर। एक ये आप मैप में देख पा रहे हो, ये स्थान है चनहूदड़ो। तो यहाँ पर शिल्प उत्पादन हुआ करता था। ये एक छोटी सी बस्ती है सिंधु घाटी सभ्यता की। और हम कैसे पता लगा पाए कि भाई यहाँ पर ये शिल्प उत्पादन हुआ? तो इतिहासकार क्या करते हैं, वहाँ की जब खुदाई वगैरह होती है तो वहाँ पर जब उन्हें शंख के छल्ले मिले हैं कटे हुए, या शंख की कटाई की गई है तो उसके टुकड़े मिले हैं, और मनके बनाने के लिए जो जो पत्थर इस्तेमाल होता है उनके टुकड़े मिलते हैं, कई बार पूरे पत्थर भी मिल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के आधार पर पता लगाया जाता है कि भाई यहाँ पर ये काम हुआ करता था। तो चनहूदड़ो नामक स्थान पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिली है जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शिल्प उत्पादन हुआ करता था। अब जब शिल्प उत्पादन होगा तो उसके लिए कच्चा माल भी चाहिए, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, धातु। तो इसके लिए ये जो लोग थे सिंधु घाटी के, ये बाहर के क्षेत्रों में जाया करते थे और वहाँ से लेकर आया करते थे। इसके लिए जाने आने के लिए, परिवहन के लिए इन्होंने बैलगाड़ी वगैरह का सहारा लिया। और इसका हमें इसलिए पता लगा क्योंकि बहुत सारे खिलौने मिले मट्टी के बने हुए बैलगाड़ी के टाइप के। इसके अलावा नदी, जैसे आप जानते हो ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के आसपास पनपी। तो नदी जलमार्ग होता है, नाव वगैरह, उसका इस्तेमाल भी किया गया दूसरे शहर जाने के लिए, दूसरे क्षेत्र जाने के लिए, जहाँ से कच्चा माल लाया करते थे। इसके अलावा हड़प्पावासी जो थे, नागेश्वर और बालाकोट, इसके आसपास बसा करते थे। देखो नागेश्वर और बालाकोट आप देख पा रहे हो मैप में, ये यहाँ पर बसा करते थे क्योंकि ये समुद्री इलाका है, समुद्र के पास का क्षेत्र है। तो यहाँ पर शंख आसानी से मिल जाया करता था। तो उस समय शंख के छल्ले वगैरह बनाया करते थे, तो उसके लिए यहाँ पर रहते थे ताकि यहाँ से शंख ले सकें। इसी प्रकार हड़प्पा का एक और स्थान है शोरतुघई, जो कि अफ़गानिस्तान में है। इस स्थान पर एक नीले रंग का बहुत कीमती पत्थर, जिसे लाजवर्द मणि भी कहते हैं, लाजवर्द मणि, इस मणि को यहाँ से आसानी से प्राप्त किया जा सकता था। तो इसलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उन्होंने अफ़गानिस्तान तक अपना क्षेत्र फैलाया, वो वहाँ जाकर बस गए ताकि वहाँ से उस मणि को प्राप्त कर सकें। लोथल नामक स्थान पर कार्नीलियन और सेलखड़ी नामक पत्थर बड़ी आसानी से मिलता था, वो भी इन्होंने बहुत इस्तेमाल किया है हड़प्पा के लोगों ने। हड़प्पाई लोग सोने के लिए दक्षिण भारत पर निर्भर थे। ये वहाँ पर अपने सैनिक अभियान या फिर अपने जो लोग थे वहाँ भेजा करते थे ताकि वहाँ से सोना प्राप्त कर सकें। तो शिल्प उत्पादन की बात हो गई। अब बात करते हैं कि हड़प्पाई लोगों का संबंध सुदूर क्षेत्रों से भी था, मतलब ये लोग दूर के क्षेत्रों के साथ भी संबंध बनाए हुए थे। तो इसको हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, बस इतनी सी बात से समझ लेंगे कि जैसे कि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सोने को प्राप्त नहीं किया गया, लेकिन इसके अवशेष मिले हैं फिर भी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का तो सोना है नहीं, ये लोग क्या किया करते थे, सोना दक्षिण भारत से लाया करते थे। तो इससे ये पता चलता है कि इस सभ्यता के लोगों ने दूर के क्षेत्रों से भी संबंध बनाए, भाई दक्षिण भारत गए सोना लेने। इसी प्रकार शोरतुघई में एक नीले रंग की जो मणि मिलती है उसके लिए वहाँ पर गए वो। तो इससे पता चलता है कि इन्होंने दूर दूर क्षेत्रों में संबंध बनाए ताकि वहाँ से जो वस्तुएं हैं उन्हें प्राप्त कर सकें। अब बात करते हैं कनिंघम के भ्रम की। दरअसल कनिंघम एक पुरातत्वविद थे और ये ऐसी वस्तुओं खोजने का प्रयास करते थे जो किसी सांस्कृतिक महत्व की हों, मतलब बहुत महत्वपूर्ण हो, किसी पुरानी संस्कृति की हों। जब लेकिन इन्हें हड़प्पा सभ्यता की चीज़ें प्राप्त हुईं, पुरावस्तुएँ प्राप्त हुईं, तो ये उन्हें पहचान ना सके। इन्हें ये लगा कि ये इतनी पुरानी नहीं है, इन्हें ये लगा कि वो तो 19वीं शताब्दी की हैं। इसी वजह से कंफ्यूज हो गए, धोखा खा गए और हड़प्पा सभ्यता की जो वस्तुएं थी उन्हें पहचान ना सके। तो इसे हम कहते हैं कनिंघम का भ्रम। इसके अलावा इन्हें ये भी भ्रम था कि भारत में जो पहले नगरों का उदय हुआ है वो गंगा की घाटी में हुआ है। इनका ये मानना ही नहीं था कि सिंधु घाटी में हुआ है। तो बाद में जाकर इसके अवशेष मिले कि भाई जो भारत में पहले नगर बने वो सिंधु घाटी सभ्यता में पनपे। तो इसे हम कह सकते हैं कि कनिंघम का ये भ्रम था, उन्हें ऐसा धोखा हुआ। तो हम बात करेंगे इस चैप्टर के सबसे अंतिम प्रश्न की, जो है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो दरअसल इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसको लेकर विद्वानों की अलग अलग राय है, लेकिन ये माना जाता है कि 1800 से 1900 के आसपास इस सभ्यता का अंत हो गया और उसके कई कारण माने गए। पहला कारण माना जाता है बाढ़। दरअसल बाढ़ एक ऐसा कारण थी जो लगभग सभी मानने को तैयार हैं कि हाँ ये था, क्योंकि ये सभ्यता सिंधु नदी के आसपास पनपी। तो जब सिंधु नदी में बाढ़ आई तो ये सभ्यता तहस नहस हो गई। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर होगा। दूसरा है जलवायु परिवर्तन। दरअसल कुछ विद्वान ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जलवायु में परिवर्तन हुआ और इस प्रकार हुआ कि वनों की बहुत ज़्यादा कटाई होने लगी,
बार बार नदी सूख रही थी, कभी उसमें बाढ़ आ रही थी, ये जलवायु परिवर्तन हो रहा था, इसको भी ये सभ्यता झेल न सकी और इस सभ्यता का अंत हो गया। तीसरा पॉइंट माना जाता है शहरों का पतन होना या फिर परित्याग कर देना। बहुत से विद्वानों का ये मानना है कि कुछ लोगों ने जब देखा ना कि यहाँ पर शहर जो हैं अब वो उनके लायक नहीं रहे, मौसम उनके लायक नहीं है, जलवायु उनके अनुकूल नहीं है, तो उन्होंने शहरों को छोड़कर जाना सही समझा। तो वो लोग यहाँ से शहरों को छोड़कर चले गए और इस तरह से इस सभ्यता का अंत हो गया। कुछ और लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर सूखा पड़ा। देखो पहले हमने बात की बाढ़ की, लेकिन कुछ लोगों का उसका उल्टा मानना है। वो मानते हैं कि शायद सूखा पड़ा और सूखा पड़ जाने की वजह से इस सभ्यता का अंत हो गया। इसके अलावा कुछ लोगों का यही मानना है कि अकाल की वजह से, खाने की कमी होने की वजह से, भुखमरी होने की वजह से भी इस सभ्यता का अंत हो गया। अगला कारण है आर्यों के आक्रमण। दरअसल आर्य लोगों ने यहाँ पर आक्रमण किए और इस सभ्यता के लोगों को यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से इस सभ्यता का अंत हो गया। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारे चैप्टर का भी अंत हो चुका है। आई होप आपको ये चैप्टर और वीडियो समझ में आया हो। हाँ, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।